आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी साहिल की है। साहिल जो कि गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का है। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो रात में घरों से बाहर नहीं निकलता। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन अचानक ही साहिल के मन में उसके मामा के घर जाने की तलब जाग उठी। साहिल के मामा जी का घर उसके यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ से उसके मामा जी के घर जाने के लिए काफी सारी बसें चलती थीं, इसलिए साहिल के लिए जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस परेशानी ये थी कि उसकी मम्मी उसे जाने की परमिशन देगी या नहीं। साहिल ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो पहले तो उसकी मम्मी ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया, पर जब साहिल ने 2-3 बार समझाकर कहा तो उसकी मम्मी मान गई और साहिल को उसके मामा के घर जाने की परमिशन दे दी। जिसके बाद साहिल मामा जी के घर जाने की तैयारी करने लगा। साहिल ने तय किया कि वो दोपहर वाली बस से मामा जी के घर जाएगा और शाम तक पहुंच जाएगा। जिसके बाद ठीक दोपहर के 3 बजे साहिल अपने घर से निकल गया और बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। साहिल अभी बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त करण नजर आया। तभी करण ने साहिल से बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर साहिल बोला, मामा जी के घर जा रहा हूं। साहिल की बात सुनकर करण बोला, अच्छा तेरे मामा जी का घर बाजपुर है ना? मैंने अपने पापा से सुना है कि वहां आजकल कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं और क्या क्या बता रहे थे पापा। करण की बात सुनकर साहिल बोला, ये सब बेकार की बातें, मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर साहिल वहां से आगे चला गया। वो सीधे बस स्टॉप पहुंचा और वहां से बाजपुर जाने वाली बस में सवार हो गया। और साहिल की किस्मत इसी के साथ ही खराब होनी चालू हो गई, क्योंकि साहिल जिस बस में सवार हुआ था उस खटारा की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अनुमानित वक्त पर साहिल को बाजपुर उतार भी पाएगी। पर साहिल अब कुछ कर भी नहीं सकता था। बस को चलते हुए अब करीब घंटा भर जैसा होने को था। आसमान धीरे धीरे काले बादलों की गिरफ्त में जा रहा था। क्योंकि मौसम बरसात का था तो ऐसे मौसम का रंग बदलना भी लाजमी ही था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। अब अंधेरा सच में हो गया था या काले बादलों की वजह से लग रहा था, ये नहीं पता। पर फिजा में रोशनी का अब एक कतरा भी नहीं था। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद बस बाजपुर गांव पहुंची। बस के रुकते ही साहिल बस से नीचे उतरा। उसके अलावा बस से वहां और कोई भी नहीं उतरा था। साहिल को उतारकर बस वहां से चली गई। साहिल ने एक नजर अपने चारों तरफ देखा तो आसपास का माहौल देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वहां उसके अलावा ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई सवारी जिसकी मदद से वो अपने मामा जी के घर तक पहुंच सके। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव का ये हाल क्यों है। पहले तो यहाँ रात भर गाड़ियां आती जाती रहती थी और लोगों की चहलकदमी भी होती थी। साहिल अभी ये सब सोचते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक चाय की टपरी नजर आई। साहिल ने सोचा शायद उस टपरी वाले को पता होगा, लिहाजा वो उस टपरी के नजदीक गया तो उसने पाया कि वो टपरी वाला भी अपनी दुकान बंद करने की ही तैयारी कर रहा है और वो बहुत जल्दी में नजर आ रहा था। तभी साहिल ने अपने काम में व्यस्त
उस टपरी वाले से कहा, चाचा इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? साहिल की आवाज सुनकर वो टपरी वाला एकदम से चौंक गया और बोला, वो क्या है कि मौसम सही नहीं लग रहा है, ऊपर से उनका भी डर है ना। इस पर साहिल बोला, उनका किनका डर? साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, आप नहीं जानते उनको? लगता है आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ। इस पर साहिल बोला, नहीं, ये मेरे मामा जी का घर है, पहले भी बहुत बार आ चुका हूं मैं। साहिल की बात पर टपरी वाला बोला, साहब मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है, बारिश आए इससे पहले आप निकल लो, वरना बुरा फंसोगे। साहिल समझ गया कि जरूर ये आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ये बेतुकी बातें नहीं करता। इसलिए साहिल ने और कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। साहिल वहां खड़े खड़े घर पहुंचने का कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी उस टपरी वाले ने बोला, कहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूं, चलोगे? तो इस पर साहिल ने उस टपरी वाले को साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद वो टपरी वाला अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। साहिल अब उस पूरे इलाके में अकेला इंसान बचा था। दूर दूर तक उसे उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था, जो कि साहिल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब तो लग रहा था। खैर उसने पैदल चलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से आजू बाजू जंगल होने के कारण माहौल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। झिंगुरों की आवाजें साहिल के कान में लगातार गूंजे जा रही थी। साहिल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक काली सी बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। साहिल अपनी जगह पर रुक गया। भले वो भूत प्रेत इन सारी चीजों को ना मानता हो, मगर बिल्ली का काटा हुआ रास्ता वो कभी भी पार नहीं करता था। साहिल अपनी जगह पर रुका रहा, पर वो ये भी जानता था कि इस रास्ते पर कोई आने वाला नहीं है। अगर वो मान्यता मानने गया तो उसे सुबह तक वहीं रुकना पड़ जाएगा। अभी साहिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश आ गई। ना चाहते हुए भी साहिल को वहां से आगे बढ़ना ही पड़ा, क्योंकि उस रास्ते पर कोई दुकान वगैरह नहीं था। तो साहिल पास ही में एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो बरगद का पेड़ बहुत घना था, जिस वजह से साहिल बड़े आराम से वहां खुद को बारिश से बचा पा रहा था। अभी वो पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी सामने से उसे कोई आदमी छाता लेकर आता हुआ दिखा। वो आदमी साहिल के पास आकर खड़ा हो गया। क्योंकि उस आदमी ने अपने पूरे चेहरे को छाते की मदद से ढका हुआ था, इसलिए साहिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर साहिल एक बात सोचकर काफी हैरान हो रहा था कि जब इस आदमी के पास छाता है तो फिर ये यहाँ क्यों आया है? ये तो आराम से जा सकता था। खैर साहिल ने उस आदमी को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी जगह पर बस खड़ा रहा। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। अभी साहिल वहां खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहीं उसके पास में खड़े छाता लिए उस आदमी ने कहा, कहाँ जाना है तुमको? साहिल उस आदमी की ओर पलटा, मगर उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। खैर साहिल ने जवाब दिया, यहीं पास ही में जाना है, मेरे मामा जी का घर है, वहीं जा रहा था पर बारिश आ गई। साहिल की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा पानी से दिक्कत है तो ये लो, मेरा छाता ले लो। इस पर साहिल बोला, तो फिर आप कैसे जाइएगा? इस पर वो आदमी बोला, मैं चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, ये छाता लो।
इतना कहकर उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो छाता हटा दिया। तभी जब साहिल ने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरे से एक अजीब किस्म की रोशनी निकल रही थी। साहिल को समझ आ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। अभी वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसके सामने दो और लोग खड़े हो गए। उनका भी चेहरा बहुत ही खौफनाक था। साहिल के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, पर वो इतना जरूर जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा, जिस वजह से उसने वहां से दौड़ लगा दी और सीधे मामा जी के घर पहुंचकर ही रुका। तब उसके मामा जी ने उसे बताया कि दरअसल वो लोग पिछले बरसात में बिजली गिरने के कारण मर गए थे। तब से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां हर बरसात में भटकती है। और साहिल के मामा जी ने यह भी बताया कि साहिल के गले में बजरंगबली का एक लॉकेट है, इसलिए उन भूतों ने उसे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मेरा एक छोटा सा सपना था कि शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा, मगर यहाँ शहर आकर पता चला कि सपने नींद में ही अच्छे लगते हैं। शहर में ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। हालांकि एक दो दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के घर में भी रुका था, मगर रोज रोज उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर खाना खा खाकर घर से लाए हुए मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर तभी भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं इस काम के लिए शहर नहीं आया था, मगर पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो चाहिए ही था, इसलिए मैं ये काम करने के लिए राजी हो गया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस मुझे रात भर जागना था। ड्यूटी पर वो मेरी पहली रात थी। मुझे उस जगह पर रखा गया था जहां फैक्ट्री के पुराने मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था, यानी फैक्ट्री के पीछे की तरफ। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। हालांकि इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला वॉचमैन नहीं था, एक उम्रदराज आदमी भी था, मगर वो फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फैक्ट्री में वर्कर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। कुछ ही घंटों में आलम यह था कि फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो गई। अब ना तो फैक्ट्री में कोई वर्कर था और ना ही कोई मशीन चल रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था। ऊपर से वो फैक्ट्री जिस जगह पर थी वहां आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रात हर पल और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उस वीराने में खुद को अकेला पाकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा था। मैंने सोचा वैसे भी कल सुबह तक मुझे बैठा ही रहना है, तो क्यों ना थोड़ी नींद पूरी कर ली जाए। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने आंख बंद किया ही था कि तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई लोहे की चीज धड़ाम से जमीन पर गिरी हो।
मैं हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च घुमा घुमा कर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां सब कुछ सामान्य था। मुझे ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मलबे में से ही कुछ गिरा होगा और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। अभी मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी तेज सांसों को सामान्य कर ही रहा था कि तभी फिर से एक बार तेज आवाज के चलते मैं चौंक गया, मगर इस बार आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं बल्कि किसी इंसान के चीखने की थी। मैंने तुरंत अपना टॉर्च जलाया और कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे मेरे अलावा वहां आसपास ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही इंसान की कोई जात। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था, लिहाजा मैं भागकर सीधे दूसरे वॉचमैन के पास यानी फैक्ट्री के मेन गेट के पास गया तो पाया कि दूसरा वॉचमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है। मैंने पास जाकर उस वॉचमैन को जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वॉचमैन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तुम्हारा वहम होगा। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, जाओ अपनी जगह पर। दूसरे वॉचमैन के मुंह से ये सुनकर जहां मुझे हिम्मत मिलनी चाहिए, वहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। खैर, डरते डरते मैं वापस चलते हुए अपनी पोजीशन पर जाने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फोन निकालकर चलाने लगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जिससे मेरा डर कम हो सकता था। अभी मैं फोन चलाकर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज आने लगी, मगर इस बार आवाज सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि ये आवाज असल में आ कहां से रही है। लिहाजा मैं अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च जलाकर उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि पता नहीं चल रहा था आवाज कहां से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उस आवाज के जरिए को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं अब उस जगह पर आ गया था जहां बड़ी मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर गई जो कि एक बड़े से लोहे के मलबे के नीचे दबा हुआ था, और वही आदमी जोर जोर से चीख रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उस बड़े से लोहे को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लोहा इतना भारी और वजनदार था कि मुझ अकेले के लिए उसे उठाना तो दूर हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उस आदमी से कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूं। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए दूसरे वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई, मगर पता नहीं क्यों दूसरा वॉचमैन मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे बहुत विनती करने के बाद वो मान गया और मेरे साथ चलने लगा। चलते चलते जब मैं उस बड़े से मलबे के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस मलबे के नीचे कोई नहीं था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूसरे वॉचमैन ने कहा, देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लगता है, एक काम करो, तुम सो जाओ, खामोखा मुझे भी परेशान कर दिया। इतना कहकर वो दूसरा वॉचमैन वहां से चला गया।
मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ही खराब है, मगर कहीं ना कहीं उस आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। खैर, मैं फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरा सिर दुखने लगा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। अब मैं तंग आ चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मगर मैं ज्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया और फिर से चलते हुए उसी तरफ जाने लगा जहां मैंने मलबे के नीचे आदमी देखा था। उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी सच में उसी मलबे के नीचे दबा है, मगर अब उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। तभी वो आदमी एक डरावनी सी मुस्कुराहट लिए मेरी ओर पलटा और अपने शरीर को झटका देने लगा, जैसे वो उस मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। वो मलबे के नीचे से निकला तो सही, मगर उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके दोनों पैर गायब थे। वो आदमी जमीन पर रेंगते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भागते हुए दूसरे वॉचमैन के पास पहुंचा। पूरी रात मैंने उस वॉचमैन के पास में ही कटा दी। बाद में मुझे पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले बड़े बड़े मशीनों का मलबा फेंकते समय उस आदमी के लापरवाही के चलते वो एक बड़े से मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और दर्द के मारे उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उसकी आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।